हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो जो है ये हमारे जीके का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ चल रही है, जिसका 6th वीडियो हमने पिछली बार किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कवर करने की सोची। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाला आप देख लीजिएगा, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे विथ एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े हुए और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ। अब संगम लिटरेचर क्या होता है, तो देखो, संगम लिटरेचर जो होता है, इधर लिख देता हूँ। जो संगम लिटरेचर होता है, संगम लिटरेचर ये क्या है? तो संगम लिटरेचर जो है ये कुछ किताबें हैं, कुछ पोयम हैं। ये कब लिखे गए थे? तो ये 300 BC से लेकर 300 AD के बीच में लिखे गए थे, तमिलनाडु साइड में। अपनी जो तमिलनाडु, तमिल भाषा जो जहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है, तो तमिल जो क्षेत्र, जहाँ पे जितना भी क्षेत्र था, वहाँ पे जो किताबें लिखी गई, वहाँ पे जो पोयम वगैरह लिखी गई, कब से कब तक? 300 BC से 300 AD। मतलब जब ये BC AD क्या होता है, मान लो ये इस समय जीसस पैदा हुए थे। ठीक है, जीसस जो है वो क्रिश्चियन के जो भगवान है, ठीक है, वो जिस दिन पैदा हुए थे उनसे 300 साल पहले और उनसे 300 साल बाद तक का जो काल था उसको संगम काल बोला गया था। तो संगम काल में जो लिखी गई थी चीज़ें, उसे संगम लिटरेचर कहा गया। ठीक है, तो संगम लिटरेचर की कुछ अलग अलग किताबें होती हैं जिसको हमको पढ़ना रहता है। तो कुछ किताबें हैं जिनका नाम क्या है? पुरानानुरु, पट्टिरापट्टू और एट्टू कोट्टाई। ये 3 किताबें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर की किताबें हैं। तो इनके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई? तो इनके अंदर जो बात की गई है वो हीरोइज्म एंड प्रेजेस ऑफ किंग एंड देयर डीड्स। मतलब जो भी उस समय राजा हुआ करते थे वो कितने महान हैं, वो कैसा युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, उनकी जो अच्छाई है वो बताई गई है इन 3 किताबों के अंदर, जिसका नाम है पुरानानुरु, पट्टिरापट्टू और एट्टू कोट्टाई। ठीक है, राजाओं और उनके कार्यों की वीरता और प्रशंसा करने के लिए ये 3 किताबें लिखी गई थी। और ये जो एट्टू कोट्टाई है, ये पिछले क्वेश्चन में बताया है। एट्टू कोट्टाई मतलब ये 8 जो पोयम होती है उसका कलेक्शन होता है एट्टू कोट्टाई। ये 8 पोयम से मिलके बना है, 8 रचनाओं से मिलके बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से संगम पीरियड का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क ऑफ संगम पीरियड, यानी जो संगम जो मैंने सकाल बताया है उस समय की बात हो रही है। यह ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री है। मतलब तमिल भाषा की सबसे पुरानी जो तमिल साहित्य है उसका सबसे पुराना एग्जाम्पल कोई पूछे तो वो क्या है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सीधा नाम याद रखना है, पति नेन मेल कनक्कू। पति नेन मेल कनक्कू, ऐसा नाम याद रखना, पति नेन मेल कनक्कू। ठीक है, क्वेश्चन में हिंदी में भी यही बोला गया, संगम काल की निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृतियों में से किसको सबसे पुरानी जीवित तमिल कविता का संग्रह माना गया है? ठीक है, तो सबसे पुरानी तमिल कविता का किसको माना गया? पति नेल मेल कनक्कू। तो ऐसे याद करना, पति नेल मेन कनक्कू। ठीक है, तो ये संगम काल की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुरानी किताब है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो आती हैं हमारे स्तूपा से जुड़े हुए। ठीक है, स्तूपा क्या होते हैं? तो जो भी हमारे राजा हुआ करते थे जो बुद्ध धर्म में ज़्यादा मानते थे। कौन से धर्म में मानते थे? बौद्ध धर्म में। कौन से धर्म में मानते थे? बुद्ध धर्म में। ठीक है, बुद्धिज्म में मानते थे या बौद्ध धर्म में मानते थे, वो स्तूपा बनाया करते थे। स्तूपा क्या होता था? स्तूपा एक ऐसी जगह होती थी, एक ऐसी चीज़ होती थी जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो बुद्ध धर्म के सबसे पहले अनुयायी थे। ठीक है, तो इसमें हमको अलग अलग इंस्क्रिप्शन और स्तूपा इसके बारे में जानकारी देनी। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कुछ भी जो उस समय के राजा होते थे अपने नाम या अपने काम किसी जगह पे लिखवाते थे, उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है, द अमरावती स्तूपा, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? अमरावती स्तूपा जो है, स्तूपा को हिंदी में भी स्तूप कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ये सीधे याद रखना है, अमरावती स्तूप का जो निर्माण है वो सातवाहन राजा ने करवाया था। जो सातवाहन राजवंश होता था, एक सातवाहन राजवंश होता था। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, सातवाहन डायनेस्टी
या फिर इसको बोल सकते हैं सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये जो हमारा अमरावती स्तूप है इसको सातवाहन वंश ने बनवाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश हो जाएगा। सातवाहन वंश जो है, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ अपने को फैक्ट याद रखना है कि जो सातवाहन वंश हुआ था, सातवाहन वंश जो हुआ था इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावशाली इनका राजा कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सर्वाधिक प्रतापशाली राजा थे किसके? सातवाहन वंश के। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे सर्वाधिक प्रतापी राजा थे किसके? सातवाहन वंश के। पहली बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, आगे इस ऑप्शन से देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पढ़ने जैसी चीज़ है। तो देखो, इसके अंदर अलग अलग राजवंशों के बारे में लिखा है। शुंग राजवंश, गुप्ता राजवंश, है ना, मौर्य राजवंश। तो इनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। देखिए, जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप जो है किसने बनाया था? तो ये मौर्य राजाओं ने बनाया था। किसने बनाया था? मौर्य वंश ने। इसको मौर्य वंश ने बनाया था। ठीक है, पहली बात तो ये कहाँ पे बना है? तो मध्य प्रदेश के सांची नाम के जगह पे, एक सांची नाम की जगह है जो भी कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मौर्य राजाओं ने बनाया था। और मौर्य राजा में भी किसने बनाया था? ये अशोक ने बनाया था। ये अशोक नाम के राजा ने बनाया था, जिसको अशोका दी ग्रेट बोलते हैं। ठीक है, अशोका द महान, हम अशोका को अशोका महान कहते हैं। क्यों महान कहते हैं ये अलग किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको याद रखना है कि अशोका जो महान राजा थे किस मौर्य वंश के, उन्होंने इसको सांची स्तूपा का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा मौर्य लोगों ने कौन सा स्तूप बनाया? तो उन्होंने एक धामेक स्तूप भी बनाया। मौर्य लोगों ने धामेक स्तूप भी बनाया। धामेक स्तूप भी मौर्य राजाओं ने बनाया। ये धामेक स्तूप कहाँ पे बनाया? सारनाथ में बनाया, सारनाथ नाम की जगह में। सारनाथ नाम की जगह कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में सारनाथ नाम की जगह। एक बात और याद रखना है कि वाराणसी जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अभी चेंज किया गया है। तो वो नाम क्या है वो बताना आपको। ठीक है, वाराणसी स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, एक और बात बतानी कि ये जो धामेक स्तूपा बनाया गया था, जो मौर्य राजाओं ने बनाया था, वो क्यों बनाया था? क्योंकि उनका मानना था, बुद्ध लोगों का मानना था कि बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन यहीं पे दिया था। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। फर्स्ट सरमन का मतलब क्या होता है? बुद्धा ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। धामेक स्तूपा पे दिया था, मतलब सारनाथ में दिया था। तो इसीलिए धामेक स्तूपा कहाँ पे बनाया गया? सारनाथ यानी वाराणसी में। किन लोगों ने बनाया था? बुद्ध धर्म के लिए बनाया था और मौर्य राजाओं ने बनाया था। ये भी बात हो गई। फिर ऊपर एक और ऑप्शन जो दिया था, शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी यानी शुंग राजवंश, शुंग वंश। शुंग वंश को क्या था? तो देखो, शुंग वंश जो था, जैसे ही मौर्य वंश खत्म हुआ तो कौन आ गए थे? शुंग वंश वाले आ गए थे। कौन आ गए थे? शुंग वंश। पूछा जाता है कि शुंग वंश कैसे आया था? तो इसका फर्स्ट जो राजा था, पहला राजा था, वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो पहला राजा था शुंग राजवंश का, वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था प्रथम राजा था शुंग वंश का। ये राजा कैसे बना था? तो इसने अंतिम मौर्य राजा, जो लास्ट मौर्य राजा था, अंतिम लास्ट मौर्य राजा था कौन? बृहदर्थ। इसको मार दिया था। बृहदरथ को इसने मार दिया था। ठीक है, तो बृहदरथ को जैसे ही मार दिया इसने, तो इन्होंने अपना राजपाट बना लिया, जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है कि निम्नलिखित से कौन सा स्तूप है जहाँ पे, नहीं, अगला क्वेश्चन तो ये रहा 19वां। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। अभी बताया
कि बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन या फर्स्ट प्रवचन जहाँ दिया था तो कौन सा स्तूपा बनाया गया, तो वहाँ पे जो बनाया गया था वो धामेक स्तूपा बनाया गया। धामेक स्तूपा कहाँ पे बनाया गया, सारनाथ में बनाया गया। ठीक है, वही हिंदी में भी देख सकते हैं आप कि बुद्धा ने जहाँ अपना प्रथम प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ यानी वाराणसी में दिया था और इसीलिए धामेक स्तूपा बनाया गया था। ठीक है, ये 19वां क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ ये है कि लोकेशन ऑफ धामेक स्तूपा कहाँ है, धामेक स्तूपा कहाँ पर है। तो देखो अभी बताया धामेक स्तूप जो है वो कहाँ पर है, सारनाथ में है। धामेक स्तूप कहाँ पे, सारनाथ में है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी हमको चीज़ों को मैच करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर चीज़ें कटी हुई है। ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हैं, मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आपको हिंदी में बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए A B C D। देखो अब क्या होता है, अलग अलग राजा अपना अलग अलग शिलालेख बनाते थे। शिलालेख का मतलब होता था इंस्क्रिप्शन, यानी वो कोई भी महल होता था उनका या और भी कोई सार्वजनिक स्थल होता था, वहाँ पे पत्थर पे या किसी मेटल पे या किसी धातु के ऊपर वो अपने चीज़ें लिखवाते थे, अपने कवियों के द्वारा, अपने पोएट के द्वारा अपनी प्रशंसा करवाते थे। ठीक है, तो उसको कहा जाता था इंस्क्रिप्शन। तो एक क्वेश्चन यह आता है कि किस राजा ने कौन सा इंस्क्रिप्शन बनाया था। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है किस राजा ने कौन सा इंस्क्रिप्शन बनाया था। ठीक है, तो पहला जो है सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ना, सांची का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा ने बनाया था, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सांची का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू यानी चंद्रगुप्त टू नाम के राजा ने, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के राजा ने सांची का जो इंस्क्रिप्शन है वो बनाया था। पहली बात तो याद रखनी। अगला जो एहोल इंस्क्रिप्शन है यानी एहोल प्रशस्ति है, एहोल शिलालेख है। एहोल शिलालेख किसने बनाया था, तो एहोल शिलालेख जो है वो पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू नाम के राजा ने इसको बनाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना पुलकेशिन टू नाम के राजा। अभी इनके बारे में भी एक एक लाइन और बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि पुलकेशिन टू नाम के राजा ने एहोल प्रशस्ति लिखवाया था। ठीक है, अगला जो है वो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था ये समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त नाम के राजा के द्वारा बनाया गया था। और लास्ट बचा 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी 12 का ताम्रपत्र शिलालेख। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम था मिहिर भोज, या क्या नाम था, मिहिर भोज। मिहिर भोज नाम के राजा ने इसको बनाया था। ठीक है, अब अपनी जो मेन चीज़ है जो हमको एक एक चीज़ बताते जानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहला जो सांची का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था, सांची का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, जो अभी ऊपर ऑप्शन ए में डिस्कस किया सांची का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये किसने बनाया था, चंद्रगुप्त टू नाम के राजा ने, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त दो। ठीक है, चंद्रगुप्त दो कौन थे, तो देखो पहली बात तो याद रखनी ये गुप्ता डायनेस्टी से थे। गुप्त डायनेस्टी बोल लो या गुप्ता डायनेस्टी बोल लो। ठीक है, यानी गुप्त राजवंश थे, ये गुप्त वंश, यह गुप्त वंश से थे। पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात एक याद रखनी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त तो दो जो थे, उनका एक और नाम था जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विक्रमादित्य। क्या कहते हैं उनको, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। इनका एक और नाम क्या था, विक्रमादित्य था। ठीक है, अगला जो ऑप्शन था वो हमारा क्या था, एहोल। अगला जो हमारा ऑप्शन क्या था वो था एहोल शिलालेख, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। एहोल शिलालेख को हम एहोल इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, एहोल शिलालेख को हम एहोल इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, एहोल शिलालेख। तो ये किसने बनाया था, तो ये पुलकेशिन टू नाम के राजा ने बनाया था। पुलकेशिन टू, पुलकेशिन द्वितीय नाम के राजा ने बनाया था। पुलकेशिन द्वितीय नाम के राजा ने बनाया था। ठीक है, ये बनाया तो इनके द्वारा गया था, लेकिन ये एक्चुअल में बनाया किसने था, लिखा किसने था, तो इसको लिखा किसने था, तो इनका एक कवि होते थे जिनका नाम था, वो जैन धर्म के थे, जैन पोएट थे इनके, जैन धर्म के एक कवि थे जिनका नाम क्या है, रवि कीर्ति।
क्या नाम है इनका? रवि कीर्ति नाम के एक पोएट थे। रवि कीर्ति नाम के एक जैन कवि थे जिन्होंने पुलकेशिन के कहने पर क्या कराया था? एहोल इंस्क्रिप्शन यानी एहोल शिलालेख लिखवाया था। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो है सी वाला क्या था? अलाहाबाद। अलाहाबाद पिलर यानी अलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख। अलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख या अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख या इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, इसको प्रयाग शिलालेख भी कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये याद रखना है, ये समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त कौन थे? तो इनके नाम में भी क्या है? गुप्त है। इनके नाम में भी क्या है? गुप्त है। समुद्र, इनके नाम में भी गुप्त है। तो ये भी किस वंश से थे? तो ये भी गुप्त वंश थे, यानी गुप्ता वंश से थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे, पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये किस बनवाया? तो समुद्रगुप्त ने था, लेकिन इन्होंने किसको कहा था बनाने को? तो ये भी एक पोएट के द्वारा बनाया गया था, जो कौन थे? हरिसेन। हरिसेन ये क्या थे? इनके कवि थे, दरबार में कवि थे। याद रखना है, ये दरबार में क्या थे? कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। तो पेपर में आया है कि हरिसेन जो थे किसके दरबार के कवि थे? तो समुद्रगुप्त के कवि थे। ये भी याद रखना है। एक और बात याद रखनी कि जो समुद्रगुप्त है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि नेपोलियन नाम के एक राजा होते थे, जो कहाँ पे होते थे? एक रूलर होते थे फ्रांस में। फ्रांस नाम के देश में एक नेपोलियन नाम के राजा होते थे, जो अपने अंतिम युद्ध तक कोई युद्ध नहीं हारे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह था कि समुद्रगुप्त भी अपना कोई युद्ध नहीं हारे थे, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। पूछा गया है पेपर में, इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो A.V. स्मिथ नाम के एक इतिहासकार यानी हिस्टोरियन ने कहा था। A.V. स्मिथ नाम के हिस्टोरियन ये यानी इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और नेपोलियन कहाँ के एक राजा थे? तो फ्रांस के राजा थे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, एक और बात याद रखनी है कि समुद्रगुप्त जो थे इनको एक और नाम से जाना जाता है, उस नाम को बोलते हैं लिच्छवी। LICCHAVI, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र, हिंदी में इसको लिखेंगे लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है जिनकी माता लिच्छवी से थी। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या होता है? जिसकी मदर लिच्छवी से है। अब लिच्छवी क्या है? तो लिच्छवी एक इलाका था, एक राज्य था। लिच्छवी क्या था? एक राज्य था। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त है उनकी माता जो थी वो लिच्छवी राज्य की क्या थी? एक लिच्छवी राज्य से थी। और लिच्छवी राज्य की थी, उनका नाम क्या था? कुमारा देवी। कुमारा देवी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की माता जो थी वो थी कुमारा देवी। कुमारा देवी कहाँ से थी? लिच्छवी राज्य से थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इससे जुड़ा हुआ। अगला जो पॉइंट है वो है डी पॉइंट। डी पॉइंट जो था बारह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी बारह का ताम्रपत्र शिलालेख। तो बारह का ताम्रपत्र शिलालेख के बारे में हमको लिखना है। तो बारह का जो ताम्रपत्र शिलालेख है, डी पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, बारह का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो अभी ऊपर डिस्कस किया है, मिहिर भोज नाम के राजा के द्वारा। मिहिर भोज। मिहिर भोज नाम के राजा के द्वारा इसको बनाया गया है। मिहिर भोज। पूछा जाता है कि मिहिर भोज जो थे वो किस राज्य से थे, किस वंश से थे? तो याद रखना ये प्रतिहार वंश, ये प्रतिहार वंश से थे। मिहिर भोज किस राज्य से थे? तो प्रतिहार वंश के थे। इंग्लिश में लिखेंगे प्रतिहार वंश। एक और बात याद रखना, जो बारह का कॉपर इंस्क्रिप्शन है, बारह का ताम्र शिलालेख है, उसमें क्या बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि ये जो मिहिर भोज थे इनका जो राज्य था, उनका जो कैपिटल था यानी राजधानी थी, उनकी जो राजधानी थी, उनकी राजधानी का नाम क्या है? तो उनकी राजधानी का नाम है महोदया। महोदया
महोदया नाम की एक जगह है, वो बताया गया है कि इनकी राजधानी हुआ करती थी। किसमें बताया गया है? बारह कॉपर इंस्क्रिप्शन या बारह का ताम्र शिलालेख में बताया गया है। आज के समय में महोदया कहाँ पर है? तो कन्नौज। कहाँ पर है? कन्नौज। कन्नौज जो है वो कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है इन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रयाग प्रशस्ति, यानी इसी को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहते हैं, जो अभी ऊपर हमने पढ़ के आए हैं। यह किसकी इंफॉर्मेशन देता है हमको? ठीक है, बोला गया है प्रयाग प्रशस्ति, या जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के भी नाम से जाना जाता है, हमें किन के बारे में जानकारी देते हैं और किन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अभी तो बताया कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि समुद्रगुप्त कैसे थे, क्या थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, अब शिलालेख जो होते थे, जितने भी इंस्क्रिप्शन होते थे जिस पे राजाओं के बारे में लिखा जाता था, ये कुछ भाषाओं में लिखे जाते थे। तो एक बार ये भी पूछा गया है कि जो अशोक नाम का राजा थे, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे अपने, वो कौन सी भाषा में लिखवाए थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज अशोकन इंस्क्रिप्शन रिटन। ठीक है, अशोका के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो डायरेक्ट याद रखना है, अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राकृत, ग्रीक और अरामिक भाषा में लिखे गए थे। प्राकृतिक, यूनानी और आरामी भाषा, ये तीन भाषाओं में लिखे गए थे अशोक के इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है। अशोका जो थे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल राजा थे, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा थे। तो एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कहाँ पे हुआ था? आज का जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अशोका की सेना ने इतने लाखों लोगों को मर्डर किया था, इतने लाखों लोगों को मारा था कि बाद में अशोका को रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और इस युद्ध के बाद अशोका ने अपना धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए? वो बुद्ध धर्म में चले गए कलिंग युद्ध के बाद। तो आपको बताना है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और एक और बात बतानी है, अशोका ने जो बुद्ध धर्म अपनाया था वो किसके कहने पे अपनाया था? किसके कहने पर अपनाया था अशोका ने बुद्ध धर्म अपने कलिंग युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, एक तो ये बताना है अशोका ने किसके कहने पर अपना बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे या अपना लिया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बताया गया है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राजा हुए थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। अभी हर्षवर्धन कौन है, तो अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले एक हर्षवर्धन नाम के राजा थे, इन्होंने वल्लभी नाम की जगह को जीता था। ठीक है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? हर्षवर्धन की जो वल्लभी विजय थी वो किस इंस्क्रिप्शन से, शिलालेख से मिलता है? तो सीधे याद रखना है, ये नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन या नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है। देखो, इंस्क्रिप्शन तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये गिने चुने इंस्क्रिप्शन है या शिलालेख हैं जो पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं, इनसे जुड़े हुए हर पेपर में रिपीट हुए, हर क्वेश्चन इसके रिपीट हुए। ठीक है, इसलिए ये जानना हमको जरूरी है, इसलिए इसको हो सके तो 2 से 3 बार पढ़ना, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के जो भी इन्होंने वल्लभी नाम की जगह को जीता था वो कैसे पता चला हमें? तो नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, नवसारी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और ले लेते हैं कि जो हर्षवर्धन थे वो क्या थे। तो देखो, हर्षवर्धन नाम के जो राजा थे, हर्षवर्धन नाम के जो राजा थे, पहली बात ये कौन से राज्य से थे, कौन से मतलब वंश से थे? तो ये पुष्यभूति वंश से, पुष्यभूति डायनेस्टी यानी पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश से थे कौन? हर्षवर्धन। पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात ये याद रखनी, इनका जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कैपिटल क्या थी? तो इनकी पहले कैपिटल थी थानेसर। थानेसर नाम की जगह इनकी कैपिटल थी पहले, थानेसर, और बाद में इसको बदल के कहाँ ले गए थे? वो कन्नौज। कहाँ ले गए थे वो? कन्नौज नाम की जगह पर, जो कहाँ पर है? यूपी में है कन्नौज। पहली बात तो याद रखनी।
दूसरी बात याद रखनी, इनके दरबार में एक कवि थे, कवि को हम लोग बोलते हैं कोर्ट पोएट। इनके दरबारी कवि थे जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट बोल लो या बाणाभट्ट बोल लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे जुड़े हुए कई क्वेश्चन आए। बाणाभट्ट, बाणाभट्ट। ये बाणाभट्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट, पहली बात तो बाणाभट्ट थे, ये जानना जरूरी है हमको। दूसरी बात हमको ये जानना है, इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखी थी या एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। देखो, हर्षचरित के नाम में हर्ष है, तो ये हर्षचरित किसके बारे में लिखी गई थी? हर्षवर्धन के बारे में लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणाभट्ट ने लिखी थी। एक और बात पूछी जाती है, बाणाभट्ट ने और क्या लिखा था? तो बाणाभट्ट ने कादम्बरी नाम का एक रचना भी की थी, कादम्बरी। पूछा जाता है कादम्बरी नाम की रचना, कई बार पेपर में आए, कादम्बरी नाम की रचना किसने की थी? तो बाणाभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणाभट्ट ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे, ठीक है। और इस वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक वंश होता था जिसको हम चोल वंश कहते थे। कहाँ पे होता था? तो हमारे भारत के साउथ इंडिया में होता था, ठीक है। जो आखिरी वाला, जो हमारा साउथ वाला भाग है, उसमें होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है, कौन सा शिलालेख है जिससे हमको एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है चोला एम्पायर का, यानी जो चोल राजा होते थे वो कैसे राज करते थे, ये हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, किस शिलालेख से पता चलता है। हिंदी में भी दिया गया है कि उस चोल शिलालेख का नाम बताइए जिससे चोल साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन में सभा के संगठन का विवरण दिया गया है। कुल मिला के कि चोल लोग कैसे राज करते थे, ये कहाँ से पता चला हमें? तो हमको जो पता चला है ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, या फिर हमको इसको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है कि चोल राजा किस प्रकार राज करते थे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और याद रखना, जो चोल वंश था, जो चोल वंश था, चोल वंश जो था, ठीक है, इसका जो फर्स्ट रूलर थे, फाउंडर, फर्स्ट रूलर यानी इसके संस्थापक, संस्थापक है ना, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम था विजयालय चोल। विजयालय चोल है ना। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल, ठीक है। तो विजयालय चोल ने चोल वंश की स्थापना की थी, और चोल वंश जो था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंश था हमारे साउथ इंडिया का, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको इस वीडियो के क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इसको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जिसको आप डबल से रिवाइज कर सकते हैं, 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे 50, 60 या 100 पेज को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन इन लिमिटेड चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको कई एग्जाम में ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल हमारी 7वीं वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, अगर अच्छी नहीं लगी है तो सजेशन ज़रूर दें कि आगे इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट चल रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस की और करंट अफेयर्स की, इसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम, ग्रुप डी, ALP और आने वाले जितने भी रेलवे एग्ज़ाम्स है या स्टेट एग्ज़ाम है या आपके MP पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।